नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाय राहुल पर। और अब तक हम लोग इन्वेस्टमेंट रिस्क यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पिछले 5 वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको इसकी पूरी ये सीरीज़ की पूरा बेसिक समझ में आएगा, जिसमें म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। ये तो अभी चैप्टर नंबर 2 में है हम सीखने वाले, लेकिन अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप ये हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम रिस्क पर थे। पिछले लेक्चर में हम लोग मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क पर हमने लेक्चर छोड़ा था, तो अभी यही से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, आने वाले 2-3 वीडियो में 2-3 दिनों में यह चैप्टर क्लोज हो जाएगा, यानी 8-9 वीडियोस शायद इस लेक्चर्स के लिए बन गए हैं पहले से, चैप्टर नंबर 1 के लिए। तो आप उसको अगर पहले से देखते आएंगे तो पूरी सीरीज़ क्या है इसमें आपको आइडिया आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, तो जानेंगे क्या होता है मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क। ओके, when security are traded in an open market, people can buy or sell the same based on their opinion। देखो, जब अब मार्केट में सिक्योरिटी बिक रही है, शेयर्स बिक रहे हैं, तो पीपल जो है खरीदने वाले लोग हैं वो ओपिनियन पे खरीदते हैं। इट डज नॉट मैटर वेदर दिस ओपिनियन आर बेस्ड ऑन फैक्ट, यानी अभी जो उसके बारे में चर्चा हो रही है, बात हो रही है मार्केट में, वो फैक्ट्स पे है या नहीं है, इस पर लोग देखते नहीं है। सिंस द ओपिनियन में चेंज वेरी फास्ट, और लोगों के ओपिनियन चेंज होते रहते हैं, the price may fluctuate more in comparison to the change in fact related to the security। तो इस केस में क्या होता है कि सिक्योरिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, कम ज़्यादा होती है। तो ये फ्लक्चुएशंस को हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है मार्केट रिस्क, एक होता है प्राइस रिस्क। आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंट्री गेटिंग इनटू वॉर लाइक सिचुएशन, अभी जैसे किसी कंट्री में ऐसी सिचुएशन बन गई कि अभी वॉर होने वाला है, तो वहाँ की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है डर के कारण। ड्यू टू सच अ फियर इज क्वाइट पॉसिबल दैट द प्राइस ऑफ ऑल स्टॉक्स इन द मार्केट में विटनेस अ फॉल। ठीक है, अब ये डर बन जाता है कि मार्केट गिरने वाला है, मार्केट गिर सकता है। सो दिस इज अ मार्केट वाइड फॉल, इसको हम मार्केट रिस्क बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द सेल्स ऑफ अ कंपनी प्रोडक्ट फॉल, और किसी कंपनी के प्रोडक्ट का सेल्स गिर गया, कुछ भी कारण हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण से या बेटर प्रोडक्ट बनाने के कारण से, या तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिर जाता है। ड्यूरिंग सच टाइम्स देयर कुड बी मेनी अदर कंपनीज हुज शेयर प्राइस में राइज, तो बाकी ऐसे समय में बाकी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। ठीक है, अभी जो कॉमर्स के बच्चे उन्हें हमेशा इस पर उदाहरण दिया जाता है कि कॉफ़ी के रेट घट गए तो चाय के रेट बढ़ जाते, कॉफ़ी के रेट घट गए तो चाय का सेल्स, जो कॉफ़ी का रेट अगर कम हो गया तो कॉफ़ी का सेल बढ़ जाता है, चाय पत्ती का कम हो जाता है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं। तो प्राइस रिस्क होता ही है। ऐसे इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कशन द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपनीज बिजनेस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म प्ले अ मेजर रोल with respect to company specific risk factor between the general market wide factor and firm specific factor. There could be some industry specific factor which would impact all the firm within the same industry. For example, अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, राइट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अभी अगर हम उदाहरण देखें, एग्जाम्पल्स देखें, तो बीच में BS6 इंजन्स की जो 4 व्हीलर है वो चलेगी। BS6 इंजन्स अगर नहीं होगा तो वो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी इंडिया में, ऐसा कुछ रूल आया था बीच में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। तो जो पहले से प्रोडक्शन करके बैठे थे उनको उनकी सेल्स गिर गई थी ऑटोमोबाइल की, ये गवर्नमेंट का ये डिसीजन आने के बाद। सो इस तरीके के रिस्क रहते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा ये होता है कि अभी एक उदाहरण देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन आया तो पेजर बंद हो गया था, ये हो गया इंडस्ट्रियल रिस्क। द रिस्क स्पेसिफाइड टू द सिक्योरिटी कैन बी रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस अनरिलेटेड सिक्योरिटीज, बट द वंस दैट मार्केट वाइड कैन नॉट बी रिड्यूस। तो आपको समझ में आ गया मार्केट रिस्क क्या होता है एंड प्राइस रिस्क। नाउ नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अभी इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो गया तो आपके प्रॉफिट में कम ज़्यादा हो जाना। Interest rate risk is the risk that an investment value will change as a result of a change in interest rate। ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो, फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट।
दिस रिस्क इफेक्ट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स मोर डायरेक्टली दैन स्टॉक्स। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स और बॉन्ड्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ाती है दैन स्टॉक्स। एनी रिडक्शंस इन इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का, और अगर घट गया तो इसका अगर रेट घट गया तो उसका बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट घट गया तो वहाँ बढ़ जाएगा इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू घट जाती है। While most investors are familiar with the concept of debentures, they normally buy and hold these bonds till maturity. On maturity of the bonds, they get the maturity amount since it is part of the bond agreement. अभी क्या होता है कि जो बॉन्ड्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, उसकी जो मैच्योरिटी दी है तब तक लोग रुकते तो उन्हें बोला गया है वो उतना पैसा बराबर मिलता है। और एक दूसरी तरफ अगर सेकेंडरी मार्केट में आप उसे बेचने जाओगे तो फिर ये करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। तो ये हो गया वहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क। व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स डिक्रीजेस। ठीक है, assume that a bond was issued at ₹1,000 for 1 year and it offer an interest rate 8%. Immediately after the bond was issued, the interest rate in the economy increased. The new bonds are offering 8.5% interest. In such case, the earlier bond become less attractive. बराबर, पहले आप 1,000 रुपये का बॉन्ड खरीद रहे हैं जिसपे 8% ब्याज मिल रहा है, बाद में वो इंटरेस्ट रेट 8.5 हो गया तो पहले वाले की वैल्यू कम हो जाएगी। ये हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क। इफ द इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड इन दैट बॉन्ड्स वांट टू सेल, इट कैन ओनली बी डन एट अ डिस्काउंट। ओके, तो फिर जिसने उसमें इन्वेस्ट करके रखा है वो वहाँ से बाहर आना चाहेगा। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। इफ इन द अबव एग्जाम्पल हैड द इंटरेस्ट रेट मूव डाउन, द प्राइस ऑफ बॉन्ड वुड हैव मूव अप। द इंटरेस्ट रेट रिस्क वेरीज फॉर बॉन्ड्स विद डिफरेंट मैच्योरिटीज। तो ये होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। आई होप समझ में आ गया है आपको। उसके बाद है रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। मेनी ऑफ द रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अभी देखो, रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज यानी अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, म्यूचुअल फंड वाया अगर आपको निवेश करना है तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क तो उठानी पड़ेगी। अभी जितने भी रिस्क हमने ऊपर पढ़े तो आप उस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसी को मैनेज करना है। ठीक है, रिस्क मेजर करना है और उसको हमारी रिस्क एप्टीटाइट के हिसाब से मैनेज करना, दैट इज द रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। मेनी ऑफ द रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड एंड द इन्वेस्टर्स मस्ट टेक सम ऑफ दोस। सारे के सारे मतलब बहुत सारे रिस्क हम निकाल नहीं सकते, तो उसमें से कुछ तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू अर्न डिसेंट रिटर्न्स। अगर हमें अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो, जैसे अगर आप इक्विटी में निवेश करते हो तो वहाँ पे मार्केट रिस्क, प्राइस रिस्क बना हुआ है, आपको वो बेयर करना पड़ेगा। अभी हाल ही में अदानी ग्रुप के ऊपर एक हिंडनबर्ग कंपनी ने कुछ तो दावा ठोका था, राइट। तो अदानी के शेयर्स फटाफट नीचे आ गए थे, तो ये हो गया प्राइस रिस्क। तो इतना रिस्क अगर आप उसमें इन्वेस्टेड है तो उसमें आपको इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। हाउएवर वन नीड्स टू मैनेज द रिस्क दैट वन इज टेकिंग, वन में कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। तो अभी आपको उन रिस्क को मैनेज करना है। पहला है उसमें बोल रहे हैं अवॉइड। वन में अवॉइड सर्टन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इफ वन डज नॉट वांट टू टेक द रिस्पेक्टिव रिस्क। अब आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको उसमें कुछ पर्टिकुलर रिस्क नहीं लेनी है तो। हाउएवर दिस में ऑल्सो मीन गिविंग अप द अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट आउट ऑफ द सेड इन्वेस्टमेंट। और कुछ लोग उसमें से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट्स बेनिफिट निकाल लेते हैं। मेनी एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड दैट वन शुड अवॉइड द इन्वेस्टमेंट एवेन्यू दैट वन डज नॉट अंडरस्टैंड। और बहुत सारे इसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बोलते हैं कि भैया जो प्रोडक्ट आपको नहीं समझता है उसमें निवेश करना ही नहीं चाहिए, उसमें इन्वेस्ट ही नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टेड ही नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे सर है वो कहते हैं कि अगर आपको जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई कंपनीज़ का, कि कोई कंपनी अगर कोई एसिड्स वगैरह बनाती है, राइट, आपको एसिड का नॉलेज ही नहीं है तो फिर हमको उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना है, राइट। टेक अ पोजिशन टू बेनिफिट फ्रॉम सम इवेंट डेवलपमेंट। चलो, एंड इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो टेक एन इन्वेस्टमेंट पोजिशन इन एंटिसिपेशन ऑफ सम डेवलपमेंट इन द मार्केट। अभी जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन कब ले लेता है, कब एंटिसिपेशन करता है, जब कुछ मार्केट में डेवलपमेंट हुई। फॉर एग्जाम्पल, bonds investors expect the interest rate to go down. In such case, one may sell the short maturity bonds and invest in long maturity bonds. ठीक है, तो जैसे अभी एग्जाम्पल से हम समझ पा रहे हैं कि कोई बॉन्ड इन्वेस्टर्स है
वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, तो ऐसे केस में वो क्या करता है कि बॉन्ड्स जो शॉर्ट मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स है उनको बेच देता है और लॉन्ग मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स को खरीद लेता है जब उसको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला है। इफ द इंटरेस्ट रेट मूव डाउन द इन्वेस्टर्स जजमेंट वुड बी रिवॉर्डेड हैंडसमली। अगर सही में ऐसा हुआ कि भैया इंटरेस्ट रेट नीचे गया तो उस बंदे को प्रॉफिट हो जाएगा। एट द सेम टाइम इफ द जजमेंट इज रॉन्ग, और अगर वो गलत हो गया तो नुकसान भी आएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनेजिंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क। ओके, सिमिलरली सम इन्वेस्टर्स मैनेज देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यूजिंग सच स्ट्रेटेजी अक्रॉस मल्टीपल असेट कैटेगरी। तो उसमें कुछ लोग मल्टीपल असेट कैटेगरी में इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू टेक एंड डायनामिकली चेंजेस सच पोजिशन द इन्वेस्टर्स मस्ट हैव सुपेरियर नॉलेज देन अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। दिस इज डिफिकल्ट टू हेंस रिस्की ड्यू टू द अमाउंट ऑफ स्किल रिक्वायर्ड एंड द रिस्क इन्वॉल्व। सच स्ट्रेटेजीज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। तो ये स्ट्रैटेजी यानी 4-5 ऐसे प्रोडक्ट में निवेश करके रखना और उसमें इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आप एक्सपर्ट है तो इसमें जा सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ डाइवर्सिफाई। वाइल द प्रीवियस स्ट्रैटेजी इज पॉसिबल व्हेन वन हैज सुपेरियर नॉलेज। तो प्रीवियस स्ट्रैटेजी पॉसिबल उसके लिए है जिसको सुपेरियर नॉलेज है, जो समझ सकता है कि इंटरेस्ट अभी बढ़ने वाला है या घटने वाला है, जो पूरी इकोनॉमी को समझ सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमी को समझ सकता है, वही ये अंदाज लगा सकता है और उसी को बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं। सो नॉट एवरीवन वुड पोसेस द सेम। सबका इतना दिमाग चलाना पॉसिबल भी नहीं है यहाँ। फॉर अ ले इन्वेस्टर्स अ प्रूडेंट अप्रोच वुड बी द डाइवर्सिफाइड अक्रॉस वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दिस स्प्रेड द रिस्क ऑफ लॉस एंड दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो अभी डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आपके जो पैसे हैं, ठीक है, आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अलग अलग एरिया में आपने लगा दिए, तो अलग अलग एरिया में लगाने से आपका जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। बिफोर मैनेजिंग द रिस्क हैव टू बी मेजर। अगर आपको रिस्क मैनेज करना है तो सबसे पहले आपको मेजर करना पड़ेगा कि रिस्क क्या आ सकती है, कैसे आ सकती है। और मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क इज अंडरटेकन थ्रू क्रेडिट रेटिंग। अगर आपको क्रेडिट रिस्क का मेजरमेंट करना है तो क्रेडिट रेटिंग देखो, ठीक है। अगर रिस्क रिलेटेड टू वॉलेटिलिटी इन प्राइजेस, प्राइमरीली द फ्लक्चुएशन दैट हैपन इन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर मेजर थ्रू वेरायंस, ठीक है। अगर प्राइस वॉलेटिलिटी देखना है तो उसको आप वेरायंस के थ्रू, स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इसके थ्रू आप कर सकते हो। ये हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने वाले आगे। ओके, नाउ बिहेवियरल बायस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। ओके, तो ये चैप्टर मतलब 1.6 से अभी हम लोग आगे कल